अब आप पार्ट 2 में बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 1 अपलोड हो गया है, पार्ट 2 पे बात करते हैं। तो देखो पार्ट 1 में हमने ट्रांसक्रिप्शन तक करा दिया है, तो पार्ट 2 में देखना। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? आरएनए। जेनेटिक कोड होता है आरएनए का वो सीक्वेंस जिसके पास इंफॉर्मेशन हो अमीनो एसिड बनाने के लिए, उसे जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये अमीनो एसिड जो होता है, हमें पता है फ्रांसिस क्रिक ने बताया था, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड में कौन आता है? डीएनए आरएनए। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के दौरान न्यूक्लिक एसिड से क्या बन रहा था? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ट्रांसलेशन में जो होता है आरएनए से क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। अच्छा, जब न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बन रहा था तो वहां कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल लग रहा था। लेकिन अब ट्रांसलेशन में, क्योंकि आरएनए जो है न्यूक्लियोटाइड है, उसका छोटा मोनोमर, और प्रोटीन में जो है अमीनो एसिड, तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब एक बात हमने बताया था कि हमें कैसे पता चले कि अमीनो एसिड जो बन रहा हो न्यूक्लिक एसिड उसे बना रहा। तो हमने क्या कर दिया था? चेंज इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमने क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। हमने देखा अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी चेंज हो गया। भैया अमीनो एसिड का सीक्वेंस अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब अमीनो एसिड किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड से बना। अब जेनेटिक कोड को समझने के लिए बहुत रहस्यमय था, बहुत चैलेंजिंग था उस समय। इसको रिक्वायरमेंट थी कम से कम, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, बहुत सारे टाइप, जैसे बायोकेमिस्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी। जेनेटिसिस्ट, बायोकेमिस्ट हो गया, जेनेटिसिस्ट हो गया, फिजिसिस्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट, ये सब मिलेंगे तब क्या दिए थे? जेनेटिक कोड दिया था। ऐसे ही एक साइंटिस्ट था जॉर्ज गैमो। क्या था? जॉर्ज गैमो। उन्होंने कहा देखो भाई, चार नाइट्रोजिनस बेस हैं, चार टाइप के नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में पाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद कितने टाइप के हैं? इधर कितने टाइप के हैं? इधर चार टाइप के डीएनए में, चार टाइप के आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। उसके बाद जो होता है, अगर अमीनो एसिड इन्होंने कहा 20 टाइप के होते हैं, तो अगर एक, इन्होंने देखो पहले सोचने का तरीका, अगर एक नाइट्रोजिनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड होगा तो चार नाइट्रोजिनस बेस चार अमीनो एसिड बनाएंगे, तो 16 छूट जाएंगे। अगर दो नाइट्रोजिनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड होंगे तो दो नाइट्रोजिनस बेस का अगर चार चार का सीक्वेंस बनाओगे 16 बनेगा। तो 16 अमीनो एसिड बनेंगे और चार अमीनो एसिड छूट जाएंगे। तो इन्होंने कहा लेकिन अगर तीन नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक कोडॉन बनाए, तीन नाइट्रोजिनस बेस मिलके एक कोडॉन बनाए और एक कोडॉन जो है एक अमीनो एसिड बनाए, तो इन्होंने कहा भैया टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 64 टाइप के कोडॉन मिलेंगे। हमारे पास कितने? हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं? अब अमीनो एसिड हमें जितने अमीनो एसिड कितने हैं? 20 टाइप। और कोडॉन हमारे पास कितने आ गए हैं? 64। तो कोडॉन क्या है? अमीनो एसिड की तुलना में एनफ है। लेकिन इन्होंने कह दिया कि भैया देखो, सिंपल भाषा में कह दिया कि तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके एक अमीनो एसिड बनाता, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया हरगोविंद खुराना ने क्या किया? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज द आरएनए, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया आरएनए का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस का डिफाइंड कॉम्बिनेशन लिया। ये होमोपॉलीमर भी लिया था और कोपॉलीमर भी लिया था। और देखा भैया, अगर मान लो उन्होंने 9 नाइट्रोजनस बेस डाला तो देखा 3 अमीनो एसिड मिले। अगर 12 नाइट्रोजनस बेस डाला तो देखा 4 अमीनो एसिड मिले। इसका मतलब 3 नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड बना रहा है। उसके बाद नीरेनबर्ग ने क्या किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम में क्या कराया था? प्रोटीन सिंथेसिस कराया था। उसके बाद आया था एक सेवेरो ओ का एंजाइम। ये क्या कर रहा था? पॉलीमराइजेशन में मदद कर रहा था टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। किस मैनर में? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। अब बात करते हैं साइलिएंट फीचर पे, बात कर लेते हैं साइलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। पहला तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ये टोटल ट्रिपलेट कितने हैं? 64 में से 61 क्या होते हैं? कोडेड होते हैं अमीनो एसिड के लिए, 3 नहीं कोडेड होते हैं किसी के लिए। इसे स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। ये UAA हो सकता है, UAG हो सकता है और UGA हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, इसमें जो होता है ये स्पेसिफिक होते हैं, अनएम्बिगुअस होते हैं। स्पेसिफिक अनएम्बिगुअस होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड एक कोडॉन द्वारा कोडेड होता है। तो अगर एक अमीनो एसिड एक कोडॉन द्वारा कोडेड है तो उसे स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस बोलेंगे। अगर एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोडेड है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डीजनरेट कोडॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीजनरेट बोलेंगे। अब इसमें जो होता है ये जो होता है, इसकी रीड कोडॉन की रीडिंग होती है कॉन्टिन्यूअस मैनर में होती है, कोई पंक्चुएशन, कोई पूर्ण विराम बीच में नहीं आता। उसके बाद इसमें नॉन ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है? नॉन ओवरलैपिंग होता है। ये यूनिवर्सल होता है। कहने का मतलब अगर कोडॉन जो होता है नियरली क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। अगर तुम कहने का मतलब ये है, अगर यू तुम्हारे अंदर फिनाइल बना रहा तो बैक्टीरिया से लेकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनाएगा? फिनाइल बनाएगा। लेकिन इसका हमने एक्सेप्शन भी
देखा था, इसका एक्सेप्शन कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और कुछ प्रोटोजोआ में देखा गया। उसके बाद एयूजी जो होता है इसका डुअल फंक्शन होता है। पहली बात तो ये इनिशिएटर की तरह काम करता है, दूसरी बात तो ये कोडेड होता है किसके लिए, मेथोनिन के लिए कोडेड होता है। किसके लिए कोडेड होता है भैया, मेथोनिन के लिए कोडेड होता है। अब बात करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। हमने बताया था म्यूटेशन जो दो टाइप का होता है, सडन चेंज इन जीन उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अगर ये म्यूटेशन इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा हो रहा है तो इसे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन बोलेंगे। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर केमिकल भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकता है, उसके बाद यूवी रेज भी हो सकता है। इन सबको अगर जो ऐसा 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 फैक्टर जो म्यूटेशन करा है उसे म्यूटेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं म्यूटेशन, हमने दो टाइप के बताए थे, एक बताया था पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन लेवल पर चेंज होगा तो उसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम ही पूरा स्ट्रक्चर या नंबर में चेंज हो गया तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पढ़ना है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक जीन लेवल पर चेंज हुआ है। अब देखना उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रेम शिफ्ट, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूटेड म्यूटेशन होता है। सब्स्टिट्यूटेड मतलब किसी को हटाकर कोई आ गया, अगर एक नाइट्रोजनस बेस हटाओ उसके जगह पे दूसरा आ गया तो उसे सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। पॉइंट उसके बाद फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, या तो कोई डिलीट हो गया तो कोई ऐड हो गया। तो पॉइंट अब सब्स्टिट्यूटेड दो टाइप के होते थे। सब्स्टिट्यूटेड का एग्जांपल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, टी हटाकर कौन आ जाता है, ए आ जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। सब्स्टिट्यूटेड दो टाइप के थे, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। अगर प्यूरिन हटा के प्यूरिन आएगा, अगर प्रीमिडिन हटा के प्रीमिडिन आए तो वो होगा ट्रांजिशन होगा। ट्रांसवर्जन क्या होगा, अगर प्यूरिन हटाकर प्रीमिडिन आ जाए या प्रीमिडिन हटाकर प्यूरिन आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जन बोलेंगे। अब फ्रेम शिफ्ट में दो टाइप के थे, या तो डिलीशन हो रहा है या तो एडिशन हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस दिया, राम हैज रेड कैप। अब हैज और रेड के बीच में अगर एक नाइट्रोजनस बेस डालेंगे तो जहां से ऐड कर रहे हैं उसके बाद का सीक्वेंस बदल जाएगा। उसके बाद अगर दो नाइट्रोजनस बेस हैज और रेड के बीच में डालेंगे तो जहां से इंसर्ट कर रहे हैं वहां से सीक्वेंस, उसके बाद का सीक्वेंस बदल जाएगा। उसके बाद हम बात करें अगर तीन या तीन के मल्टीपल में डालते हैं तो आगे पीछे तो सेम रहेगा, जहां डालें वहां जहां इंसर्ट किए या डिलीट किए, जहां इंसर्ट किए या डिलीट किए वहां क्या होगा, चेंज होगा। आगे पीछे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि एक या दो नाइट्रोजनस बेस अगर ऐड होते हैं तो जहां से ऐड या डिलीट हो रहे हैं उसके बाद का सीक्वेंस चेंज होगा, उसके पहले का सेम रहेगा। लेकिन अगर तीन या तीन के मल्टीपल 3, 6, 9 के फॉर्म में ऐड हो रहे हैं तो जहां ऐड हो रहे हैं वहां का रीडिंग चेंज होगा, बाकी इधर उसके आगे उसके पीछे क्या होगा, रीडिंग सेम रहेगा। इस पे बात हो गई थी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ आरएनए की बात करते हैं। आरएनए जो होता है तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए। उसके बाद क्या होता है टीआरएनए। एमआरएनए जो होता है टेम्पलेट की तरह काम करता है, ये क्या होता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसका ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके बाद आरआरएनए जो होता है ये राइबोसोमल आरएनए होता है। ये आरआरएनए जो होता है मदद करता है एमआरएनए को चिपकाता है, किससे, राइबोसोम से चिपकाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टीआरएनए जो होता है, अगर हम चलो हम डिटेल बात करेंगे किस पे, टीआरएनए जो होता है, फ्रांसिस क्रिक ने जब डीएनए से आरएनए बना था, आरएनए से प्रोटीन बना था, तो उन्होंने कहा था कुछ ऐसा है, कोई ना कोई मैकेनिज्म है जो जेनेटिक कोड को पढ़ रहा है, अमीनो एसिड को ला रहा है। उन्हें नहीं पता था, उन्होंने नाम दे दिया एडाप्टर। उन्होंने कहा कुछ एडाप्टर मॉलिक्यूल है। अब हमें पता वो टीआरएनए है। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए को पहले सॉल्युबल आरएनए कहा गया। जब जेनेटिक कोड खोजने से पहले उन्हें क्या कहा गया, सॉल्युबल आरएनए कहा गया। ये हमें पता है कि टीआरएनए क्या करता है, ये किसको पढ़ता है, कोडॉन को पढ़ता है और क्या करता है, रीड करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है, अमीनो एसिड को जोड़ता है। अब जो होता है टीआरएनए की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। इसका शेप जो होता है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब थोड़ा घूमे हुए, प्राइमरी मतलब सीधा, सेकेंडरी मतलब थोड़ा घूमे हुए फॉर्म में होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा घूमे हुए फॉर्म में, 2D में ये कैसे दिखते हैं, क्लोवर लीफ लाइक दिखते हैं, जबकि 3D एक्चुअली स्ट्रक्चर जो इनका होता है वो इन्वर्टेड एल होता है। उसके बाद बात करते हैं इनके, हमने बताया था ऐसे पूरा इधर एक लूप पाया गया था, इधर डीएचई लूप पे कौन, एंजाइम बाइंडिंग साइट। और उसके बाद अगर बात करते हैं टी साइन सी लूप पे क्या पाया गया था, यहाँ के आके जुड़ेंगे, यहाँ आके जुड़ेंगे क्या, यहाँ आके राइबोसोमल बाइंडिंग साइट था। उसके बाद नीचे जो लूप पाया गया था उसे बोले थे एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या हो गया, एमआरएनए पे पाए जाने वाले कोडॉन को पढ़ेगा और 3 प्राइम की तरफ क्या लगा देगा, अमीनो एसिड लगा देगा। 3 प्राइम की तरफ क्या लगा देगा, अमीनो एसिड। हर एक टीआरएनए जो होता है, हर एक अमीनो एसिड के लिए, टीआरएनए जो होता है स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के लिए। इनिशिएटर के लिए ट्रांसलेशन इनिशिएट करने के लिए इनिशिएटर टीआरएनए होते हैं जो क्या करते हैं, एयूजी। जैसे एयूजी इनिशिएटर कोडॉन को क्या करते हैं,
हैं, पहचानते हैं। नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए क्या होता है, कोई टीआरएनए नहीं होता। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि नाइट्रोजनस बेस, एमआरएनए में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या है, ये अमीनो एसिड जोड़ दिए जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, लेकिन इसमें लगती है एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आता है, एटीपी के टूटने से आता है। अब बात करते हैं इसमें जो ट्रांसलेशन यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट मतलब वो पार्ट ऑफ एमआरएनए जो इन्वॉल्व हो ट्रांसलेशन में। 5 प्राइम की तरफ क्या पाया जाता है, स्टार्ट कोडॉन पाया जाता है। स्टॉप कोडॉन कहां पाया जाता है, 3 प्राइम की तरफ पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें जो होता है कुछ क्या होते हैं, कुछ एडिशनल सीक्वेंस होते हैं टुवर्ड द 5 प्राइम। 5 प्राइम मतलब स्टार्ट कोडॉन से पहले, और 3 प्राइम टुवर्ड द 3 प्राइम। 3 प्राइम मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद। वो क्या होते हैं, टुवर्ड द 3 प्राइम मतलब स्टॉप कोडॉन के बाद। अब देखना उसके बाद क्या होता है, ये जो होता है अनट्रांसलेटेड होते हैं, ट्रांसलेट नहीं होते, लेकिन इनका इसे बोला जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन बोला जाता है। ये जो होता है लेकिन एफिशिएंट होता है, ये जो होता है ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। ट्रांसलेशन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं अब हो गया, ये हो गया ट्रांसलेशन यूनिट। अब बात करते हैं स्टेप पे बात करते हैं। स्टेप में जो होता है पहले बात एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करेंगे। अमीनो एसिड को किसकी प्रेजेंस में, अमीनो एसिड को एटीपी के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, उसको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए पे जोड़ देंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलेंगे, या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आगे बात करते हैं तो आगे आया था ट्रांसलेशन में 3 स्टेप थे। इनिशिएशन था, उसके बाद इलॉन्गेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। इनिशिएशन में राइबोसोम बाइंड कर जाएगा किससे, एमआरएनए से बाइंड कर जाएगा राइबोसोम। अब जो होता है राइबोसोम जो होता है, अब ये देखो राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम सेलुलर फैक्ट्री होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेलुलर सेल में पाए जाने वाला फैक्ट्री होता है। ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन के। आरएनए जो होता है आरआरएनए होता है, 80 टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं इन्हें, इसीलिए राइबोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से क्या आते हैं, आरएनए आता है और प्रोटीन का बना होता है। और ये जो होता है ये जब इनएक्टिव स्टेट में होते हैं तो 2 सब यूनिट में होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट वाला ही जुड़ता है किससे, एमआरएनए से जुड़ता है। अब बात करते हैं उसके बाद कि ये जो होता है ये कैटलिस्ट की भी तरह काम करते हैं, जैसे राइबोजाइम होगा। राइबोजाइम अगर प्रोकैरियोट में बात करें तो कितना हो गया, 23 ईयर्स हो गया। अब बात करते हैं, अब 23 ईयर्स हो गया। अब ट्रांसलेशन में इनिशिएशन में बात करते हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, राइबोसोम में जाकर जुड़ जाएगा, एमआरएनए से जुड़ गया। अब एमआरएनए में हम जानते हैं राइबोसोम में जो होता है कई पार्ट होते हैं, उसका पी साइट होता है, ए साइट होता है और ई साइट होता है। अब ये जो होता है पी साइट जो होगा वो जुड़ेगा स्टार्ट कोडॉन से, और ए साइट जो होगा उसके बगल वाले कोडॉन से जुड़ेगा। अब जो होगा ये क्या होगा, वहां आके टीआरएनए जुड़ जाएगा और टीआरएनए को एंटी कोडॉन अपना कोडॉन देख कर पहचानेगा, अमीनो एसिड लगाता जाएगा और राइबोसोम क्या होगा, कोडॉन टू कोडॉन क्या होगा, मूव करेगा आगे की तरफ और अमीनो एसिड क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस स्टेप को बोलेंगे इलॉन्गेशन। अब जो होगा ये जैसे ही स्टॉप कोडॉन पे पहुंचेंगे तुरंत ही क्या हो जाएगा वहां रिलीजिंग फैक्टर जुड़ जाएंगे और रिलीजिंग फैक्टर आकर जुड़ेंगे और क्या कर देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन को अलग कर देंगे, राइबोसोम को अलग कर देंगे। ये ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन पे बात करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। हमारा जीन कब एक्सप्रेस करे कब ना एक्सप्रेस करे, इसको रेगुलेट करना है। इसे 4 लेवल पे रेगुलेट किया जाता है। हम जानते हैं डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो हम 4 लेवल पर इसे हमें प्रोटीन नहीं बनने देना है। एक्सप्रेशन मतलब वो क्या होगा, प्रोटीन अगर बन गया तो फिनोटिपिकली वो एक्सप्रेस हो जाएगा, तो एक्सप्रेस हमें नहीं होने देना है। तो 4 लेवल पे बात कर सकते हैं। पहला इसे ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे डीएनए से आरएनए बनने पे रोक दो। अगर वहां नहीं रोक पाते हो तो दूसरा लेवल, अगर मान लो आरएनए बन गया है तो पहले एचएनआरएनए बनता है, तो उसमें स्प्लाइसिंग ना करो। स्प्लाइसिंग नहीं करोगे तो इंट्रॉन नहीं निकलेगा तो हमारे लिए काम लायक भी नहीं है। तो स्प्लाइसिंग लेवल पर रोक, प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग लेवल पर रोक सकते हो। उसके बाद मान लो स्प्लाइसिंग भी हो गई, एमआरएनए भी बन गया, तो एमआरएनए को सेल्स न्यूक्लियस से बाहर ना आने दो, तो वो भी एक स्टेप हो गया। अगर मान लो न्यूक्लियस से बाहर आ गया तो अब एमआरएनए को एक्सप्रेस ना होने दो, ट्रांसलेशन ना होने दो। 4 लेवल पर, यूकैरियोट में 4 लेवल पर रोक सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो न्यूक्लियस से बाहर आने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा और उसमें एंट्रॉन एक्सॉन का कॉन्सेप्ट नहीं, तो स्प्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं उसके बाद जो होता है ये जो होता है अब रेगुलेशन इन जीन इन प्रोकैरियोट में देखते हैं। उससे पहले क्या होता है, ओपेरॉन मतलब होता है ग्रुप ऑफ द कोऑर्डिनेटेड जीन, ढेर सारे जीन जो एक साथ एक फंक्शन को परफॉर्म करे, उसे ओपेरॉन बोलते हैं। फंक्शन इनका होता है मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट
रेगुलेट करना, उसे क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। इसमें कई सारे ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन, मतलब प्रमोटर जीन होता है, रेगुलेटरी जीन होता है, ऑपरेटर जीन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है। प्रमोटर जीन वो होता है जिस पर जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल जीन वो होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, क्या होना है, जिसका ट्रांसलेशन होना हो, क्या होना हो, जिसका ट्रांसलेशन होना हो। उसके बाद बात करते हैं हम ओपेरॉन जो होता है, ये जैसे अब ऐसे लैक ओपेरॉन भी हो, एआरबी एरबिनोस ओपेरॉन है, हिस्टडीन ओपेरॉन है, उसके बाद वैलिन ओपेरॉन है, उसके बाद जो होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, बहुत सारे ओपेरॉन है, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ना है, लैक ओपेरॉन पढ़ना है। अब बात करते हैं ओपेरॉन जो होता है दो टाइप का होता है, इंड्यूसिबल होता है, उसके बाद क्या होता है, रिप्रेसिबल होता है। इंड्यूसिबल मतलब नॉर्मली जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली स्विच ऑफ होता है और समय पड़ने पर ऑन हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें इसका एग्जांपल लैक ओपेरॉन है। उसके बाद जो होता है रिप्रेसिबल होता है। रिप्रेसिबल मतलब नॉर्मली ऑन होता है और समय पड़ने पर क्या होता है, ऑफ होता है, समय आने पर क्या होता है, ऑफ होता है, नॉर्मली ऑफ। इसका एग्जांपल होता है ट्रिप्टोफैन। अब बात करते हैं लैक ओपेरॉन की। लैक ओपेरॉन सबसे पहले जेनेटिसिस्ट जैकब और बायोकेमिस्ट मोनोड ने इसके बारे में बताया था, और हमें क्या बताया था, इसके बारे में बताया था, लैक मतलब लैक्टोज होता है, क्या होता है, लैक्टोज। जेनेटिसिस्ट जैकब एंड मोनोड, ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। और अब देखना इसमें क्या होता था, लैक ओपेरॉन में लैक का क्या मतलब है, लैक का मतलब है लैक्टोज, लैक्टोज। और ये किसके अंदर देखा गया था भाई, ई कोलाई में देखा गया था। क्या देखा गया था, ई कोलाई में देखा गया था। इसमें प्रमोटर जीन पाए जाते हैं और उसके एक प्रमोटर जीन पाया जाता है, एक रेगुलेटरी जीन पाया जाता है। रेगुलेटरी जीन को आई जीन बोला गया था, आई फॉर यहाँ इंड्यूसर नहीं था, यहाँ क्या था, इनहिबिटर था। उसके बाद था स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन था। उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन तीन थे, जेड वाई ए। जेड कोडेड था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, उसके बाद वाई कोडेड था परमिएज के लिए, ए कोडेड था ट्रांसएसिटिलेज के लिए। किसके लिए कोडेड था, ट्रांसएसिटिलेज के लिए। अब बात करते हैं तो अब दो कंडीशन थी हमारे पास, अब दो कंडीशन थी। देखो आई जीन क्या होगा, आई जीन क्या है, डीएनए है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन या रिप्रेसिबल प्रोटीन जाकर जुड़ जाएगा कहां से, रिप्रेसिबल प्रोटीन जाकर जुड़ जाएगा कहां से भाई, रिप्रेसिबल प्रोटीन जुड़ेगा ऑपरेटर से जुड़ेगा। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ा है, अब ये ऑपरेटर पे बड़ा सा पहाड़ आ गया, अब ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज जेड वाई ए पे जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा, तो ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। ये पहला वाला जो डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब कोई ना कोई मसीहा इंड्यूसर आएगा, इसको खींचेगा, प्रोटीन को कहेगा भाई सामने से हटो, और ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा। अब देखना तो अब इंड्यूसर, अब दूसरा रिएक्शन था इंड्यूसर मतलब कोई भी, मान लो अभी बताएंगे, कोई भी आके इसको खींच ले गया, कोई भी आके इस प्रोटीन को हटा दिया। अब क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गए, इसका मतलब बीटा जेड वाई ए क्या बना लेंगे, एमआरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन। जेड वाला कौन सा प्रोटीन बनाएगा, जेड वाला कोडेड था किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये तोड़ेगा किसको, लैक्टोज को तोड़ देगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। परमिएज जो होगा ये इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइड या लैक्टोज के लिए क्या करता है, इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी। उसके बाद ट्रांसएसिटिलेज मतलब ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप का क्या करता है, ट्रांसफर करता है फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम टू किसके पास, कहां से निकालकर, एसिटिल कोएंजाइम से निकालकर किसको देता है, ग्लैक्टोज, बीटा ग्लैक्टोसाइड या लैक्टोज को देता है। अब बात करते हैं ये तीनों एंजाइम जो है मदद कर रहे हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ इंड्यूसर की तरह आखिर में प्रोटीन को हटवाने का काम कौन करता है, देखना। अब अगर बात करें लैक्टोज का प्रेजेंस या अब्सेंस, ये डिसाइड करता है कि ये सिस्टम ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा। अगर लैक्टोज पाया जाएगा तभी ये सब पूरे एंजाइम बनाएंगे तो ये सिस्टम ऑन रहेगा, क्योंकि एंजाइम ऐसे नहीं बनाएंगे, फालतू हो जाएगा। एंजाइम बनाना एक एनर्जेटिक प्रोसेस हो, फालतू में एंजाइम बनाएंगे नहीं। लैक्टोज नहीं है तो तोड़ेंगे क्या, तो जब लैक्टोज नहीं है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्यों बनाएंगे। तो इतनी बात एकदम क्लियर थी। अब उसके बाद हमने बताया था कि लैक्टोज जो होता अगर पाया जाएगा तो ये क्या होंगे, ऑन होंगे। अगर लैक्टोज इन्वायरमेंट में या इनसाइड नहीं पाया जाएगा तो क्या होंगे, ऑफ होंगे। अब देखना दो कंडीशन थी, एक लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ में क्या कंडीशन थी, लैक्टोज स्विच ऑफ में कंडीशन है कि इन्वायरमेंट में या इनसाइड लैक्टोज ना पाया जाए। जब इन्वायरमेंट में इनसाइड या लैक्टोज नहीं पाया जाएगा तो ये आई जीन लगातार रिप्रेसिबल प्रोटीन बनाता है। अब ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऑपरेटर पे बैठा रहेगा। ऑपरेटर पे जब बैठा रहेगा तो इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसको आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये क्या था, पहला कंडीशन। स्विच ऑन की कंडीशन क्या है, मान लो इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट में लैक्टोज पाया जा रहा है, और इन्वायरमेंट में लैक्टोज पाया जा रहा है तो सेल के अंदर आएगा। सेल के अंदर किसकी मदद से आएगा, परमिएज की मदद से
से आएगा। इसका मतलब सेल में थोड़ा बहुत पहले से परिमेश, अभी अभी ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, अभी लैक्टोज बाहर है तो परिमेश के द्वारा अंदर जाएगा ना। इसका मतलब तो वेरी लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है, वेरी लो लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होता है, तभी तो परिमेश बनेगा, तभी तो परिमेश बना था। उसके बाद परिमेश क्या कर लेगा, लैक्टोज को अंदर ले लेगा। लैक्टोज जो होता है, मोस्ट ऑफ द लैक्टोज अंदर जाने के बाद लैक्टोज के फॉर्म में रहते हैं। कुछ में क्या हो जाता है, चेंज होता है, एलो लैक्टोज, कुछ में चेंज हो जाता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एलो लैक्टोज बोलते हैं। एलो लैक्टोज और लैक्टोज जो होता है, इसकी एफिनिटी क्या होती है, रेप्रेसिबल प्रोटीन को खींच लेते हैं, उससे बाइंड कर जाते हैं, वहां चिपकने ही नहीं देते उसको। अब रेप्रेसिबल प्रोटीन यहाँ नहीं चिपकेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो